अस्सलाम वालेकुम। बाकी स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन करने के बाद होकर की क्लास मिस हो गई है, तो आज हम क्लास शुरू करते हैं। वेलकम टू द कॉस्मोस अकेडमी। For any preparation and queries and any question, you can contact on this WhatsApp number of Cosmos Academy. Today we shall study about lecture number 14, chapter 22, active voice and passive voice. यहाँ पे जी कंपैरिजन सबसे पहले आप देखें। रमा हेल्प्स हैरी इज हेल्प बाय रमा। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया और जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया। तो इसी चीज का नाम क्या है? वॉइस एंड पैसिव वॉइस है। रमा हेल्प्स हैरी, ये एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस सेंटेंस, हैरी इज हेल्प बाय रमा। तो ये कौन सा सेंटेंस है? पैसिव पैसिव वॉइस। यू सी दैट, वुड यू प्लीज म्यूट द माइक। माइक को म्यूट करते हैं। आपको स्क्रीन पर हो रही है? वालेकुम अस्सलाम। जी सना तबस्सुम, व्हाट डू यू वांट टू से? सना आप क्या कहना चाह रही हैं? स्क्रीन ठीक है? आप अपना माइक ऑफ कर दें। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम जी। Move to the lecture. It will be seen that these two sentences express the same meaning. ये दोनों sentence same meaning को express कर रहे हैं. But in sentence one, the form of verb shows that the person denoted by subject does something that is Rama. कि जो सब्जेक्ट है जो कि रमा है वो उसने कुछ किया है। कि रमा हैज हैरी, रमा क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है। वो बताया जा रहा है कि उसने हेल्प की है। द वर्ब हेल्प्स इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस, कि इसको हम एक्टिव वॉइस कहेंगे। आप अपने माइक ऑफ कर दे, रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं दे पाऊंगी। प्लीज म्यूट योर माइक। किस स्टूडेंट का माइक नहीं है? अपनी वीडियो को भी म्यूट कर दें। जी, द पर्सन डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट डज समथिंग। इस सब्जेक्ट ने कोई हेल्प की है, कोई काम किया है। द वर्ब हेल्प्स इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस। हेल्प्स क्या है? वर्ब है यहाँ पर, और ये एक्टिव वॉइस होगा इन सेंटेंस टू। द फॉर्म ऑफ वर्ब शोज दैट समथिंग इज डन टू द पर्सन डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट। सेंटेंस टू में क्या कहा जा रहा है? कि जो सब्जेक्ट है उसने कोई काम किया है। समथिंग इज डन टू हैरी, के हैरी के साथ कोई काम हुआ है। द पर्सन डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट, जो पर्सन सब्जेक्ट में बयान किया गया है उसने हैरी की हेल्प की है। तो ऐसे में जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन गया, और जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट की जगह पे लाया गया। और हेल्प्स क्या है? हेल्प्स को हमने ट्रांसफॉर्म किया इज हेल्प्ड में। तो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस इतने मुश्किल नहीं है। आप लोग इनको प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। द पर्सन हेल्प्ड इज, द वर्ब हेल्प्ड इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस। के हेल्प जो है वो पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। एक्टिव वॉइस देखें जी, द सब्जेक्ट इज अ डूअर ऑफ द वर्ब। कि सब्जेक्ट जो है वो डूअर होता है वर्ब का। द वर्ब इज इन द एक्टिव वॉइस व्हेन इट्स फॉर्म शोज
एज इन सेंटेंस वन। कि सेंटेंस वन में क्या है, रमा हेल्प्स। हेल्प्स क्या है, वो एक्टिव वॉइस है। दैट द पर्सन इज और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट डज समथिंग, और इन अदर वर्ड्स इज द डूअर ऑफ एक्शन। रमा क्या है, डूअर है, एक्शन की सब्जेक्ट है। सिंपल सी बात है यहाँ पर। पैसिव वॉइस में जो है वो हैरी, जो पहले ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया। द सब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ द वर्ब। प्लीज डू कंफर्म दैट माई स्क्रीन इज विजिबल टू यू और नॉट। स्टूडेंट्स एक दफा यस लिख दें कि स्क्रीन आपको विजिबल हो रही है कि नहीं। सना तबस्सुम, जो भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, कोई एक कंफर्म करते हैं कि स्क्रीन विजिबल है। जी ठीक है। A verb is in passive voice when its form shows in a sentence to that something is done to the person or thing denoted by the subject। के सब्जेक्ट की तरफ से ऑब्जेक्ट के साथ कोई भी सेंटेंस आप ले सकते हैं। यहाँ पर रमा हेल्प्स हैरी है, तो हैरी इज हेल्प बाय रमा में चेंज कर दिया गया है, तो ये पैसिव वॉइस होगा। द पैसिव वॉइस इज सो कॉल्ड बिकॉज the person or thing denoted by the subject is not active but passive। कि जो सब्जेक्ट है वो पैसिव बन जाएगा और एक्टिव नहीं रहेगा। बट दिस इज suffers or receives some action। Voice, voice is that form of verb which shows whether the subject is doer or receiver of the verb। जो वॉइस हमें बताती है कि जो सब्जेक्ट है वो डूअर है या रिसीवर है वर्ब का। नोट द चेंज फ्रॉम द एक्टिव वॉइस टू द पैसिव वॉइस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ये एक सेंटेंस आपको बताया जा रहा है, उसमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को नोट करें। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इंटरचेंज देयर पोजीशन। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में पोजीशन इंटरचेंज कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर सीता लव्स सवित्री, तो यहाँ पर पैसिव वॉइस क्या होगी, सवित्री इज लव्ड बाय सीता। द मैसन इज बिल्डिंग द वॉल। द वॉल इज बीइंग बिल्ट बाय द मैसन। अब यहाँ पे नोट करने की बात यह है कि जब लव्स आ जाएगा यानी कि एस या ई एस का इजाफा होगा, तो वो कौन सा सेंटेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होगा। तो यहाँ पर इज और ई डी का इजाफा कर दिया जाता है या डी का इजाफा कर दिया जाता है सेंटेंस के अंदर, और इसको पैसिव वॉइस फॉर्म बना दिया जाता है। सिमिलरली यहाँ पर इज बिल्डिंग है, यानी यहाँ पर जीरंड यूज किया गया है, तो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की गई है, आईएनजी का इजाफा किया गया है, तो हम इसके पैसिव वॉइस में इज बीइंग यूज करेंगे। द वॉल इज बीइंग बिल्ट बाय द मैसन। अब देखें, द मैसन यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ पर कौन सब्जेक्ट है, द वॉल। is building the wall, the mason is building the wall। यहाँ पर wall जो है सब्जेक्ट बन जाएगी और mason क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। और इस तरह से is being built by the mason। hopefully you understand the point। the peon opened the gate। the gate was being opened by the peon। अब यहाँ पे पास्ट इंडेफिनेट टेंस का सेंटेंस है, ओपनड ईडी का इजाफा कर दिया गया यहाँ पर। पास्ट इंडेफिनेट टेंस है यानी पीएन चपड़ासी ने गेट खोला, तो ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस है। तो यहाँ पर नोट करने की बात यह है कि यहाँ पर वॉज लगा दिया गया है। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनेट में थे तो यहाँ पर इज लगाया गया था, और पास्ट इंडेफिनेट में आए हैं तो यहाँ पर वॉज लगाया गया और ईडी का इजाफा कर दिया गया। द गेट वाज opened by the peon। Next sentence is some boys were helping the wounded man। some boys were helping the wounded man। the wounded man was being helped by some boys। अब आप लोग नोट कर लें कि मैं आपको एक एक्टिविटी दूंगी एट द एंड ऑफ लेक्चर, जिसमें कुछ एक्टिव वॉइस सेंटेंस दिए जाएंगे, उनको आपने पैसिव वॉइस बना के मुझे सेंड करना है, ठीक है। V plus V3 stands for third form of verb for passive voice।
पैसिव वॉइस के अंदर बी प्लस बी थ्री कब लगाया जाता है? द फॉर्म ऑफ बी आर इज एम आर was were been being. Since the object of the verb is in active voice becomes the subject of the passive voice form. कि जब active voice form passive voice form बन जाती है, it follows that only transitive verbs can be used in the passive voice. के ट्रांजिटिव वर्ब्स इस्तेमाल किए जाते हैं पैसिव वॉइस में। अब आपको ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स का तो पता ही होगा, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं और इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन बी used in the passive voice because an intransitive verb has no object. intransitive verb का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। यहाँ पे रिकॉल कर लेते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब्स का ऑब्जेक्ट होता है और इनट्रांजिटिव वर्ब्स का ऑब्जेक्ट नहीं होता। शी हेल्प्स, ये क्या है? इनट्रांजिटिव है। अब उसने किसकी हेल्प की ये नहीं हमें पता, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर ये सेंटेंस क्या होगा? इनट्रांजिटिव वर्ब। और शी हेल्प्स हिम, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा, ट्रांजिटिव सेंटेंस या ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। ट्रिक फॉर प्रेजेंट टेंसेस, प्रेजेंट टेंसेस के लिए आपको कुछ ट्रिक्स बताए जा रहे हैं। सिंपल में है V1 या V5 लगाया जाता है इजमार, और साथ में एक्टिव वॉइस में क्या होता है जी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई जाती है, और इसमें पैसिव वॉइस में बी प्लस V3 का इजाफा कर दिया जाता है, इजमार लगाया जाता है और साथ में V3 लगाया जाता है सिंपल फॉर्म में। सिंपल फॉर्म में कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में सिंपल फॉर्म कौन सी होती है? इंडेफिनेट फॉर्म। अभी मैंने आपको बताया भी है प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनेट में कैसे इजाफा किया जाता है। तो कॉन्टिन्यूअस में देखें जी, इज एम आर प्लस V4, इज एम आर के साथ V4 लगा दिया जाता है, और पैसिव वॉइस में आर बीइंग या एम बीइंग, इज बीइंग लगा कर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई जाती है। परफेक्ट में क्या होता है? हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, हैज हैव प्लस बीन के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। ये चार्ट जरूर आप याद रखें, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं पेपर्स में। ट्रिक्स फॉर द पास्ट टेंसेस, सिंपल जो सेंटेंस है पास्ट टेंसेस में सिंपल सेंटेंस है, उनमें V2 लगाई जाती है एक्टिव वॉइस में, ये तो आपको पता ही होगा। अच्छा, अगर आप चाहें तो मैं आपको जो टेंसेस है वो रिकॉल करवा सकती हूँ इफ यू वांट। सेंटेंस आपको मैं खुद पढ़ा सकती हूँ, लेकिन अभी टाइम नहीं है, तो आपके साथ ना एक्टिविटी शेयर किया करूंगी कि सेंटेंस को जो है ना उस फॉर्म में बनाए, या एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस शेयर करूंगी, उनको पैसिव वॉइस बनाना होगा। ये सेंटेंसेस शेयर किया करूंगी उर्दू में, ताकि आप लोग इनको ट्रांसलेट करें, तो एक दफा रिकॉल हो जाएगा, मुझे पता चल जाएगा स्टूडेंट्स को किस हद तक सेंटेंसेस या टेंसेस आते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे जी पास्ट टेंसेस की। पास्ट टेंस में सिंपल में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई जाती है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट में, और पैसिव वॉइस में वाज वर्ब के साथ V3 लगा दिया जाता है। V3 स्टैंड्स फॉर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। कॉन्टिन्यूअस में वाज वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म लगा दी जाती है, और वाज वर्ब के साथ बीइंग और V3 लगाया जाता है। परफेक्ट में हैड लगा दिया जाता है जी, पास्ट परफेक्ट में प्लस V3 लगा दिया जाता है, हैड बीन प्लस V3। तो इस तरह से पास्ट टेंस बनाया जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोग उससे जो बात पूछी जाए ना, आप लोग चैट बॉक्स में बताया करें, चुप करके बैठे रहते हैं आप लोग। ट्रिक फॉर फ्यूचर टेंसेस, फ्यूचर टेंसेस को कैसे एक्टिव से पैसिव में शेयर किया जाता है, बड़ा ही सिंपल तरीन तरीका आपको बता रही हूँ। इन तीनों टेंसेस को डील करने का एक्टिव से पैसिव वॉइस में आप लोग इसको अच्छी तरह से स्टडी कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपका बड़ा फायदा होने वाला है। आगे जब आपकी जॉब्स हो जाएंगी तो स्टूडेंट्स को समझाने में भी बड़ी आसानी होगी। तो फ्यूचर टेंसेस में सिंपल में विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई जाती है, एज यू ऑल नो। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है? विल शैल के साथ बी का इजाफा करके फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई जाती है। परफेक्ट में विल शैल हैव प्लस
B3 लगाया जाता है। will shall have प्लस been प्लस B3 लगाया जाता है। trick for models specifies of models by doer और agent activize में इस तरह से चेंज किया जाता है कि कैन could should would etc प्लस B1 इनके साथ B1 लगाया जाता है प्लस you can do it। एग्जाम्पल में देखें, यू कैन डू इट कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई गई है। पैसिव वॉइस में कैन कुड शुड वुड और इन सब के साथ V3 लगाई जाएगी, इट कैन बी डन बाय यू। बी के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई गई है। आई होप यू आर गेटिंग ऑल द पॉइंट्स। आप लोग अपने रजिस्टर साथ रखा करें ताकि आप इसको नोट कर सकें। स्टूडेंट्स मस्ट नो दैट when to use the active voice and when to use the passive voice। कब एक्टिव वॉइस इस्तेमाल करना है, कब पैसिव वॉइस इस्तेमाल करना है। The ability to change the active voice into the passive voice versa is not sufficient। The active voice is used when the agent doer of the action is preferred। के doer को जब prefer किया जा रहा हो तो तब active voice यूज किया जाता है, otherwise passive voice यूज किया जा रहा है। When the action form would involve the use of an indefinite or vague pronoun or noun। somebody यूज किया जाए, they, people, we, etc as subject, then that is when we do not know the agent, then we use passive voice। हम जब एजेंट के बारे में नहीं जानते होते, नाउन या प्रोनाउन यूज किया जाता है, तो उस सूरत में क्या किया जाता है, पैसिव वॉइस इस्तेमाल किया जाता है। When the verbs that take both a direct and an indirect object in the active voice and change to passive voice, either object may become the subject of the passive verb while the other is retained। तो इस सूरत में भी आप पैसिव वॉइस इस्तेमाल करेंगे। When verbs that take both a direct and indirect object, एक्टिव वॉइस में जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों लिए जाते हैं वर्ब में, तो उस सूरत में आप पैसिव वॉइस करेंगे। एक्टिव एंड पैसिव मिस्टर कृष्ण जी टीचेस अस ग्रामर। ग्रामर इज टॉट बाय अस बाय मिस्टर कृष्ण जी, taught to us by Mr. Krishan ji। We are taught grammar by Mr. Krishan ji। तो इन दोनों सूरतों में ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में ठीक होगा। We give below further examples of interchange of active and passive voice। Active क्या है जी, all his friends laughed at him। He was laughed at by all his friends। They made him king। He was made king। by them भी लगा सकते हैं या he was made king भी बनाया जा सकता है। They use video for teaching the student। Video is used for teaching the students। One should keep one's promises। Promises should be kept by someone। caring या kept तक भी ये ठीक होगा। When will you return the book? When will the book be returned by you? by you भी लगाया जा सकता है और इसी तरह से इसको इसके बगैर भी लगाया जा सकता है। Someone has picked my pocket। My pocket has been picked by someone। by someone के बगैर भी सेंटेंस ठीक है और इसके साथ भी ठीक होगा दोनों सूरतों में। तो होपफुली आप लोगों को एक्टिव और पैसिव वॉइस बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इसकी समझ आ गई तो आप बहुत आसानी हो जाएगी, आप लोग इसको अच्छी तरह से पिक कर लें। अगर आप लोगों ने टेबल याद कर लिया तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको बहुत बड़े अच्छे से याद रहेगा जब MCQs आएंगे तो। इसके अलावा आज हम स्टडी करेंगे क्योंकि हमारे पास वक्त है, तो उसके अलावा हम आज स्टडी कर सकते हैं मजीद। चैप्टर है जी 15, चैप्टर 23 लेक्चर 15 है। यहाँ पे मूड्स की बात होगी। ही इज अ मिलियनेयर। यहाँ पे सेंटेंस कुछ देखें आप लोग, फिर समझिएगा कि मूड्स जो है वो सेंटेंस के ऊपर या हमारी राइटिंग के ऊपर क्या असर डालते हैं। ही इज अ मिलियनेयर।
He was a millionaire. I insist that he be a millionaire. I wish he were a millionaire. अब सेंटेंस एक ही है, बात एक ही है, लेकिन तरीकाकार मुख्तलिफ है। ही इज अ मिलियनेयर, यहाँ पर हम अनाउंस कर रहे हैं कोई भी बात। ही वाज अ मिलियनेयर, हम यहाँ पर पास्ट की बात कर रहे हैं और कोई बात बताई जा रही है। आई इंसिस्ट, यहाँ पर क्या है, कोई विश जो है वो बयान की जा रही है कि वो मिलियनेयर होता। आई विश ही वर अ मिलियनेयर। फर्स्ट टू सेंटेंसेस आर फैक्चुअल व्हाइल रिमेनिंग आर नॉन फैक्चुअल। कि ये जो दो सेंटेंस है ना, अर्थ इज राउंड जैसे कह लें, यूनिवर्स, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन, इस ये सारे, ये जो दोनों सेंटेंसेस हैं, जब हम कोई बात बयान कर रहे होते हैं ना, तो वो कौन से होते हैं, फैक्चुअल सेंटेंसेस। और जब हम कोई इंसिस्ट या विश की बात कर रहे होते हैं सेंटेंस के अंदर, तो उसको नॉन फैक्चुअल सेंटेंस कहा जाता है। मूड is a verb form that indicates the intention of the speaker or writer। कि मूड ऐसा वर्ब है जिसमें स्पीकर या राइटर की इंटेंशन को बयान किया जाता है। टाइप्स ऑफ मूड्स क्या है जी? इंडिकेटिव मूड, imperative mood, command और instruction, subjective, subjunctive mood, नॉन फैक्चुअल। इंडिकेटिव मोड में सबसे पहले देखते हैं, तीन किस्म के मूड्स हैं यहाँ पर, इंडिकेटिव, इम्पेरेटिव एंड सब्जंक्टिव। तो इंडिकेटिव मोड में क्या है, यहाँ पर हम टेंस के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो सेट अ फैक्ट, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये क्या है, फैक्चुअल है। कोलकाता वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये भी फैक्चुअल है। टू आस्क अ क्वेश्चन, आर यू सेटिस्फाइड, डिड ही हेल्प यू, ये भी क्या है, फैक्चुअल है। इम्पेरेटिव मूड में देखें, फॉर अ कमांड, कम हियर, गो देयर, लेट हिम गो, तो ये क्या है, इम्पेरेटिव मूड है। ये सेंटेंस की जो टाइप्स हैं उनको भी बयान किया जा सकता है उसमें, और इसको एज अ मूड भी लिया जा सकता है। फॉर एन इंस्ट्रक्शन, टर्न ऑन द कंप्यूटर, जब हम इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं वो भी क्या है, इम्पेरेटिव मोड है। होल्ड ऑन फॉर अ व्हाइल, यहाँ पर भी इंस्ट्रक्शन दी जा रही है तो इसको इम्पेरेटिव मोड कहते हैं। फॉर सम सजेशंस, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ट्राई, डू बेटर, यहाँ पर भी कमांड दी जा रही है। फॉर रिक्वेस्ट, प्लीज वेट फॉर मी, काइंडली ग्रांट माई मी आएगा यहाँ पे, काइंडली ग्रांट मी लीव। तो ये क्या है, आपको होपफुली इम्पेरेटिव मोड्स की समझ में आ गई होगी। और इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास इंडिकेटिव मोड्स हैं, यहाँ पर उनकी भी समझ आ गई होगी कि ये फैक्चुअल होते हैं, और इम्पेरेटिव को भी फैक्चुअल में ही ले सकते हैं हम। जब सब्जेंटिव मोड, यहाँ पर हम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के अकॉर्डिंग चलते हैं, ना कि टेंस रूल्स के अकॉर्डिंग। प्रेजेंट सब्जेक्टिव में है जी, डिजायर, होप और डिमांड की। जब हम कोई डिजायर करते हैं सेंटेंस के अंदर, होप बयान करते हैं या कोई डिमांड करते हैं, तो ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव होते हैं। आई सजेस्ट दैट ही हैव अ कार, कि ये मैं सजेस्ट करता हूँ कि उसके पास एक गाड़ी हो, ये करेक्ट होगा। आई सजेस्ट दैट ही हैज अ कार, ये रॉन्ग होगा। आई सजेस्ट दैट ही हैव अ कार, तो ये करेक्ट होगा। हाउ टू आइडेंटिफाई subjunctive mode, if these words are used in the sentence then they are in subjunctive mode। एडवाइस की जा रही हो, इंसिस्ट किया जा रहा हो, पर्पस बयान किया जा रहा हो, प्रेफर किया जा रहा हो, रिक्वायरमेंट बयान की जा रही हो, आस्क कुछ पूछा जा रहा हो, इंटेंड यानी नॉन फैक्चुअल जो चीजें होती हैं ना उनको बयान किया जा रहा हो, जो सब्जेक्टिव फिनोमिनन होता है उसको उसको बयान किया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव मोड। रिकमेंड किया जा रहा हो, सजेस्ट, डिमांड, ऑर्डर, रेगुलेट, अर्ज, डिजायर, प्रेफर, रिक्वेस्ट एंड विश, यानी एब्स्ट्रैक्ट फिनोमेना को डिस्कस किया जा रहा होता है जिस सेंटेंस में, उसको क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव मूड। verbs followed by present subjunctive, he is, be honest, I insist that he, be भी ठीक है और is भी ठीक होगा, यहाँ पे he be honest भी ठीक है, he is honest भी ठीक होगा। If these adjectives are used in the sentence then they are in a subjunctive mood। अगर
ये सेंटेंसेस, ये वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव के तौर पर, तो इनको भी सब्जेक्टिव मोड में लिखा जाएगा। एडवाइजेबल, बेस्ट, क्रूशियल, डिजायरेबल, एसेंशियल, अर्जेंट, इम्पेरेटिव, important, necessary, urgent, vital, preferable, or required. It is advisable that she takes some rest. Takes भी ठीक होगा और take भी ठीक होगा। Past subjunctive में situation opposite to fact. Here we always use were or not was. ये हम इस past subjunctive में were use करते हैं, was इस्तेमाल नहीं करते। These words are used for I wish to indicate the situation which is unreal or contrary to fact. If to express improbability or uncertainty in the present, तो ये भी subjunctive mood होगा। As if and as though, to indicate unreality or improbability. It is time plus subject to imply that it is late. Would rather plus subject to indicate preference. Example में देखें जी, I wish I were a superstar. If I were you, I would not do that. अगर मैं तुम होता तो ऐसा ना करता। तो यहाँ पर भी विश इस्तेमाल की जा रही है और डिजायर शो की जा रही है। इनसे